हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि सेल के पास भी ब्रेन होता है? आप पूछेंगे वो कैसे? आपसे सवाल है कि ब्रेन का काम क्या होता है। ब्रेन का काम ये होता है कि ब्रेन सारी जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक इसी तरह सेल के पास भी एक ब्रेन होता है जो उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस बेसिकली ये सेल का वो ऑर्गेनेल होता है जो सेल के सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं सिंपली जो है ब्रेन ऑफ सेल। तो चलिए देखते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ सेल, इस स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शन के बारे में। अगर सेल के न्यूक्लियस की बात की जाए तो सेल का जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था जिसने इसको 1831 में डिस्कवर किया था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको नजर आ रही है, एक ये मेम्ब्रेन और दूसरी ये इनर मेम्ब्रेन। तो आपको सिंपल इस स्ट्रक्चर को देखकर अंदाजा लग गया होगा कि न्यूक्लियस क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल। तो आप यकीनन बोलेंगे कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो है भी ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है इसमें। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ये स्ट्रक्चर है, सेल का ऑर्गेनल है। आपको नजर आ रहा है एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। अब ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस भी होता है जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन तो है एक है, इसकी जो कहलाती है वो कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन। एक है आउटर मेम्ब्रेन। अब हम अगर इसके आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आपको नजर आ रही है, स्ट्रक्चर में भी आपको नजर आ रही है कि ये फास्फोलिपिड बायलेयर से मिलकर बनी है। ये देखें, ये फास्फोलिपिड बायलेयर्स हैं, दो लेयर्स हैं फास्फोलिपिड के, उससे मिलकर बनी है फास्फोलिपिड बायलेयर। और दूसरी अगर हम इसकी इनर मेम्ब्रेन की बात करें, ये आपको इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इसके बीच में एक स्पेस होता है जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ज़हन में रखना है कि उस स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। उसके बाद जो है इनर मेम्ब्रेन की हम बात करें, न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन की हम अगर बात करें तो इनर मेम्ब्रेन भी ठीक इसी तरह फास्फोलिपिड बायलेयर से मिलकर बनी होती है। फास्फोलिपिड बायलेयर से मिलकर बनी होती है। लेकिन एक इसमें ये चीज़ आपको समझनी होगी, वो ये है कि इसके अंदर वाली साइड जो है ये फाइब्रस प्रोटीन और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स मिलकर जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना क्या है? ये स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन के। यहाँ ये जो इनर मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये न्यूक्लियस आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, उसके बाद आपको इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर इनर सरफेस पर, उसके जो इनर मेम्ब्रेन के इनर वाले सरफेस पर आपको ये जो फाइब्रस और डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं जो मिलकर एक फाइब्रस और नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। ये न्यूक्लियर लेमिना बेसिकली एक खास किस्म के प्रोटीन होते हैं इसमें, जैसा कि लेमिन प्रोटीन, जैसा कि हम क्या बोलते हैं? लेमिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फिर इसका जो है एक खास किस्म का फंक्शन होता है। ये न्यूक्लियर लेमिन का जो फंक्शन होता है, यानी लेमिन प्रोटीन जो है ये हेल्प करते हैं इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आपको पता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हम किसको बोलते हैं? जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन दिस न्यूक्लियर लेमिना एंड इट्स प्रोटीन ये हेल्प करती है, उसको रेगुलेट करती है। उसके बाद जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसमें भी जो है ये न्यूक्लियर लेमिना यानी लिमिन प्रोटीन्स और डिफरेंट जो प्रोटीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो हेल्प करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब डीएनए से बनती है मैसेंजर आरएनए तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियर लेमिना है, यानी इसके पास जो लेमिन प्रोटीन है, ये रेगुलेट करते हैं और हेल्प करते हैं किस में? ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए
and during the transcription of DNA into the messenger RNA means messenger RNA की synthesis में भी help करती हैं। तो ये इसका फंक्शन है। ये इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, लेकिन इनर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके सरफेस में। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होती है विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस के इनसाइड जो है, ये न्यूक्लियस के इनसाइड आपको ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है इसको। ये क्या है? फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस। फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड जो है ये फ्लूइड होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ वाटर, कुछ आयंस और कुछ डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिलकर जो है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म को बनाते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें कि इसके बीच में एक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये जो बीच वाली आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज द न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल। ये क्या है? न्यूक्लियोलस है सेल का। इसका काम क्या होता है कि ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है, यानी ये वो साइट है जहां पर राइबोसोम्स बनते हैं। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं साइट फॉर द राइबोसोम्स। तो ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या करता है कि न्यूक्लियोलस जो है ये है साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स यानी ये वो साइट है, जगह है जहां पर राइबोसोम्स बनते हैं। ओके, अब हम अगर इसकी ये जो आपको पोर्स नज़र, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, जो स्पेस नज़र आ रही है, ये इसके क्या है? ये पोर्स है। ये क्या है? ये पोर्स है। इसके ज़रिए न्यूक्लियस के जो है न्यूक्लियस के इनसाइड और न्यूक्लियस के आउटसाइड जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल की। लेकिन सारे मटेरियल नहीं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। तो इनको हम बोलते हैं कि ये क्या हैं? ये हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होगा कि ये हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। इनसाइड द सेल और आउटसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो इसमें अगर मैसेंजर आरएनए बन गया तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? ये बाहर निकलेगा और बाहर निकलकर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पर? towards the endoplasmic reticulum और freely in the ribosome, freely in the cytoplasm, जहां पर ये राइबोसोम्स के पास अटैच होकर बनाएगा प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये भी आपका क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट, लेकिन स्पेसिफिक मटेरियल की, सारे मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं करते। अब हम अगर देखें तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म के पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर जो है यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर क्या मौजूद होती हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आपको थ्रेड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगी। अब हम ये जो थ्रेड्स आपको नजर आ रही हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क है ये। क्रोमेटिन नेटवर्क बेसिकली ये क्या है? ये डीएनए होता है। बेसिकली क्रोमेटिन नेटवर्क यहाँ डीएनए होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं ये क्रोमेटिन नेटवर्क, यहाँ इसको हम डीएनए बोलते हैं तो भी गलत नहीं होगा। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ये आगे जाकर जैसे ही जो है सेल क्या करता है? सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड माइटोसिस और मेयोसिस के जरिए जैसे ही सेल में डिवीजन होती है तो ये क्रोमेटिन जो है ये डेंस होते होते क्या बन जाता है? क्रोमेटिन नेटवर्क। जैसे ही ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है फर्दर जो है ये क्रोमेटिड्स कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो अब हम अगर इसको देखें तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ ये चीज़ कि आप देखें कि ये है थ्रेड्स हैं, ऐसे ही पड़े हुए थ्रेड्स हैं, ठीक है। ये है क्रोमेटिन नेटवर्क। ये क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क है ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। जैसे ये कंडेंस हो जाएंगे तो ये एक
थोड़े से ऐसे ऐसे थिक जो है, ये धागे जो है वो थिक हो जाएंगे। पहले ये पतले से धागे थे, अब ये थोड़े थिक हो गए ये धागे। ये ऐसी तरह जो है ये थिक धागे बन जाएंगे। अब ये हम इनको क्या बोलेंगे, अब ये जो है आपको जो नज़र आ रही हैं थिक धागे, तो हम इनको बोलेंगे कि ये क्या है, ये हैं क्रोमेटिड। ये क्या है, क्रोमेटिड्स हैं। ये हैं क्रोमेटिड्स जो आपको नज़र आ रहे। पहले थिन थ्रेड्स थे, क्रोमेटिड नेटवर्क कहा जाता है, फिर बाद में क्रोमेटिड्स कहा जाता है। उसके बाद ये क्रोमेटिड्स जो है ये कंबाइन होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स कंबाइन होते हैं। तो टू क्रोमेटिड्स कंबाइन टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो इससे मिलने से, यानी ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड आपको नजर आ रहा है, ये दूसरा क्रोमेटिड आपको नजर आ रहा है, तो ये दोनों जैसे ही मिलेंगे तो अब क्या बन गया, ये बन गया क्रोमोसोम। ये क्या है अब, क्रोमोसोम। अगर हम इसके इंटरनली बात करें तो ये जो क्रोमोसोम है ये बनता है डीएनए से, और प्लस में इसके पास होता है प्रोटीन। डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर होता है। अब हम अगर देखें कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं दो क्रोमेटिड्स, लाजमी जो है ये किसी चीज से मिलकर आपस में अटैच होंगे, तो उस साइट को, उस पॉइंट को, उस जगह को हम क्या बोलेंगे। जैसे ये दो पेन आपको नजर आ रही हैं, इमेजिन करेंगे ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। ये दो क्रोमेटिड अगर आपस में अटैच होंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये एक खास पॉइंट पर एक दूसरे के साथ अटैच हैं, किसी एक खास जगह पर ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। जिस पॉइंट और जिस जगह पर ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रोमर। ये क्या है, सेंट्रोमर क्या है, या सेंट्रोमियर इसको कहते हैं, सेंट्रोमियर या सेंट्रोमर, इट्स ओके। तो ये जो है आपको सेंट्रोमर जो है ये एक जगह है जहां पर दो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिल जाते हैं। अब हम अगर देखें तो ये एक क्रोमेटिड है, दूसरा ये क्रोमेटिड है। जब दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम के हम मिलाएंगे तो उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये कौन से क्रोमेटिड्स हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको बोलेंगे, जब एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स मिलेंगे तो इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब ये जो आपको ये सेंट्रोमियर के ऊपर वाली जगह और नीचे वाली ये हैं आर्म्स हैं। जैसे आप और हमारे पास क्या है, ये ऐसे आर्म्स हैं, ये ऐसे आर्म्स हैं, तो ठीक इसी तरह इसके पास भी जो है क्रोमोसोम के पास भी ये सेंट्रोमियर के ऊपर वाली ये दो आपको नजर आ रही है, ये भी आर्म्स हैं और ये भी आर्म्स हैं। तो इनको हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स की आर्म्स हैं। अब हम देखें कि ये जो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आपको नजर आ रही हैं कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि कभी आर्म्स बड़ी होती हैं, कभी आर्म्स छोटी होती हैं, तो इसी वजह से क्लासिफिकेशन की गई है क्रोमोसोम की, वो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। खुदा हाफिज़।